जीवन गांव का एक गरीब दर्जी था। उसकी गीता नाम की एक बेटी थी। पत्नी की मौत के बाद घर का ख्याल वही रखती थी। जीवन की गांव में ही सिलाई की एक छोटी सी दुकान थी। जीवन जनाना और मर्दाना हर तरह के कपड़े सिलता था। देखो जीवन, सूट की सिलाई एकदम से फिट होनी चाहिए। पर उसके लिए तो नाप लेना पड़ेगा भाभी। तो नाप ले लो ना। तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आज पहली दफा औरत का नाप ले रहे हो। सालों से तो नाप लेते आए हो। हाँ, वो तो है रानी भाभी। यह कहकर जीवन रानी का नाप लेने लगता है, मगर उसे अपनी स्वर्गवासी पत्नी रमा की याद हो आती है। रानी भाभी भी खूबसूरत है, पर मेरी रमा तो इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उस दिन जीवन रानी का नाप तो ले लेता है, पर मन ही मन एक बड़ा फैसला करता है। आगे से मैं लेडीज का नाप कभी नहीं लूंगा। जब भी मैं किसी लेडीज का नाप लेता हूँ, कमबख्त रमा की याद हो आती है। यही सोचकर जीवन सिलाई करना छोड़ देता है और दुकान में ग्राहकों के नाप से लेकर सिलाई तक के सब काम गीता करने लगती है। एक दिन दुकान पर एक जेंट्स ग्राहक आता है और पूछता है, कैसे हो जीवन काका? एक पैंट शर्ट सिलवाना था। गीता से पूछ लो बेटा, मैंने तो कपड़ों की सिलाई करना छोड़ दिया है। और मैं जेंट्स के कपड़ों की सिलाई करती नहीं हूँ भाई, इसीलिए किसी और दर्जी से जाकर सिलवा लीजिए। गीता को मर्दाना कपड़ों की सिलाई करना पसंद नहीं आता, इसीलिए अब जीवन की दुकान लेडीज टेलर की दुकान बनकर रह जाती है। मगर कुछ दिन बाद जीवन भी गुजर जाता है। बापू, माँ के पास जाने की ऐसे क्या जल्दी लगी कि बेटी को अकेली छोड़ चलते बने। बेटी, किसको कब जाना है यह तो भगवान तय करता है। हम और तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पर काकी, अब मैं कैसे जीऊंगी? तुझे कपड़े सीने का जो हुनर सिखाकर गए हैं ना तेरे बापू, तू अब उसी हुनर के सहारे जिंदगी में आगे बढ़कर दिखा बेटी। गीता को रानी की बात सही लगती है और वह अब सारा ध्यान अपनी टेलर की दुकान पर लगाने लगती है। मगर मुसीबत जब आती है तो अकेले नहीं आती, कुछ संकट अपने साथ जरूर लाती है। काफी दिनों तक गीता के पास कोई भी लेडीज कपड़े सिलवाने नहीं आती। लगता है बापू के साथ साथ काम भी चला गया। कई महीनों से कोई भी लेडीज कपड़े सिलवाने नहीं आई। एक दिन गीता चिंता में बैठी थी कि तभी रानी आ जाती है। गीता रानी को देखकर रोने लगती है। रानी पूछती है, अरे रोती क्यों है? जो बात है वो बता। ऐसे रोने से कोई समस्या हल नहीं हो जाती बेटी। गीता रानी को सारी बात बता देती है और उसकी बात सुनकर रानी कहती है, तू औरतों के भरोसे बैठकर भूखी मरती ही क्यों है? तू अपने बाप की तरह जेंट्स लेडीज सबके कपड़े सी ना पगली। पर काकी, अब परवर को मार गोली और औरत के दायरे से बाहर निकल। खुद को दर्जी बना ले, दर्जी, ठीक अपने बाप की तरह। रानी की बात सुनकर गीता को हिम्मत मिल जाती है और वह अपनी मॉडर्न सोच के चलते दुकान से पुराना लेडीज टेलरिंग वाला बोर्ड उतार फेंकती है। फिर उसकी जगह नया लेडीज एंड जेंट्स टेलरिंग वाला बोर्ड लगा देती है। यह देख लोग चकित रह जाते हैं। लोग दुकान के सामने खड़े होकर बोर्ड पढ़ते। वाह भाई वाह, लेडीज एंड जेंट्स टेलरिंग। गीता, क्या तुम अब जेंट्स कपड़ों की सिलाई भी किया करोगी? बिल्कुल करूंगी और फर्स्ट क्लास करूंगी। अरे वाह, फिर तो मजा आ गया। गीता जैसे ही पुरुषों के कपड़ों की सिलाई करना शुरू करती है, उसकी दुकान पर कपड़े सिलवाने वालों की भीड़ लग जाती है। एक दिन छोटे नाम का एक आदमी उसकी दुकान पर आता है और कहता है, ए गीता, जरा पैंट शर्ट की सिलाई टिप टॉप होनी चाहिए। बिल्कुल होगी भाई, पहले नाप तो दीजिए। हाँ हाँ, नाप जरा अच्छे से लेना। गीता छोटे का नाप लेने लगती है तो वह मछली के माफिक मचलने लगता है। क्या हुआ? सीधे खड़े रहिए ना। कुछ अटपटा सा महसूस हो रहा है। मुझे अपनी बहन की नजर से देखिए, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर छोटे का मन सचमुच बदल जाता है और उसे गीता में सचमुच अपनी बहन दिखने लगती है। बहन, तुम्हारा मन तो सचमुच पवित्र गंगा जैसा है। आज से मुझे अपना भाई समझो। कुछ ही दिनों में गीता के पास लेडीज और जेंट्स दोनों के कपड़ों की सिलाई का अच्छा काम आने लगता है।
मगर जैसे ही अच्छे दिन आते हैं तो कुछ लोगों को बेचारी गीता से जलन भी होने लगती है। बंसी टेलर को तो गीता से दुश्मनी ही हो जाती है, क्योंकि गीता के कारण उसकी दुकान बंद होने पर आ जाती है। इसीलिए वह गीता को बदनाम करने पर तुल जाता है। अरे लिहाज शर्म खत्म हो गई है इस गांव से। अरे ये क्या कह रहे हो बंसी? अरे देखते नहीं, इस गीता ने कपड़ों की सिलाई के बहाने क्या गंदगी मचा रखी है। औरत होकर मर्दों का नाप लेती है बेशर्म। इसका बाप भी तो औरतों का नाप लेकर कपड़े सिलता था, तब तो कोई नहीं बोला। फिर आज क्या हुआ बंसी? हुआ क्या? अरे ये अपने बाप की तरह शरीफ नहीं है। अब क्या बताऊं, इसे नाप लेने के बहाने मर्दों से पेंच लड़ाते मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बोल अब क्या कहोगी? यह सुनकर गांव के कई मर्द और औरतें बंसी की बात को सही मानकर गीता के खिलाफ बोलने लगते हैं। इस तरह तो ये कुलच्छनी गांव के सारे मर्दों को बिगाड़ देगी। तुम ठीक कहती हो। मैं तो कहती हूँ इस बदमाश दर्जी की बेटी को गांव से निकाल दो। हाँ, यही ठीक रहेगा। यह सुनकर बंसी टेलर मन ही मन फूला नहीं समाता, मगर गीता की तो जान पर बनाती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, काकी अब क्या होगा? ये बंसी तो बड़ा छटा हुआ बदमाश निकला। बेटी तू चिंता मत कर, सच्चाई और अच्छाई के साथ भगवान होता है। भगवान तेरा साथ भी जरूर देगा। रानी यह कह ही रही होती है कि तभी गांव के छोटे जमींदार किशन सिंह की गाड़ी वहां आकर रुकती है। जमींदार के बेटे को देखते ही गांव वालों के मुंह पर ताले लग जाते हैं। हम गीता नाम की दर्जी की बेटी से मिलना चाहते हैं। क्या बच्ची से कोई गलती हो गई जमींदार जी? अरे नहीं नहीं, हम तो उससे किसी खास मकसद से मिलना चाहते हैं। उसका बड़ा नाम सुना है। यह जो लड़की रोए जा रही है ना, यही है गीता जमींदार जी। पर इस गांव में इस बेचारी की कोई कदर नहीं है। यह कहते हुए रानी छोटे जमींदार को सारी सच्चाई बताती है, तो उसे बंसी और अन्य गांव वालों पर बहुत गुस्सा आता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक गरीब लड़की पर झूठे लांछन लगाते हुए। क्यों बंसी, जो तुम कह रहे हो क्या वो सच है? अगर वो झूठ हुआ तो गांव से तुम निकाले जाओगे। जमींदार किशन के यह कहते ही बंसी की तो हवा निकल जाती है। वह घबरा कर सारा सच बता देता है और कहता है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जमींदार जी। गीता बहन तो बड़ी अच्छी लड़की है, इसके कारण मेरी दुकान बंद होने को थी। मैं तो बस इसीलिए गीता को बदनाम कर रहे थे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम सबको, ऐसे नीच आदमी का साथ देते हुए। बंसी देख, आज तो मैं तुझे माफ कर रहा हूं, पर आगे से ऐसी गलती की तो गांव से निकाल दूंगा। यह सुनकर रानी और गीता बहुत खुश होती हैं। गीता जमींदार किशन से कहती है, कहिए किशन बाबू, आप हमसे किस लिए मिलना चाहते थे? वो बात ये है गीता जी, हमने शहर में गारमेंट मतलब कपड़े तैयार करने की फैक्ट्री लगाई है। आपका बड़ा नाम सुना है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें। यह सुनकर रानी और गीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रानी कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है। गीता बेटी, तुम इनके साथ जरूर जाना। काकी, मैं किशन बाबू के साथ जरूर जाऊंगी। इस तरह गीता किशन के साथ उनकी फैक्ट्री में काम करने चली जाती है। कुछ दिनों बाद किशन गीता से शादी कर लेता है। सुमन की शादी को 3 साल हुए हैं और उसका 2 साल का बेटा है। सुमन का पति नरेश टैक्सी चलाता है। एक दिन नरेश घर की तरफ आ रहा होता है तो अचानक ही एक आदमी उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट जाती है। इस हादसे में नरेश को गहरी चोट आती है और अस्पताल जाते जाते उसकी मौत हो जाती है। यह क्या हो गया जी? अब मैं अपने अजय को किसके सहारे पालूंगी? सुमन यह कह ही रही होती है कि तभी उसका पिता गोपी वहां आ पहुंचता है। सुमन बेटी, अभी तेरा बाप जिंदा है। अब तू और तेरा बेटा मेरे ही साथ रहेंगे। आपके सिवा अब और सहारा भी कौन है बापू? गोपी चाय की दुकान चलाता था। दुकान इतनी बड़ी तो नहीं थी कि खूब कमाई हो जाए, पर हाँ, गोपी इतना जरूर कमा लेता था जिससे सबको दाना पानी मिल जाए। मगर सुमन के नसीब में यहाँ भी सुख न था। कुछ दिन बाद उसके पिता भी बीमार हो गए और एक दिन उनकी भी मौत हो गई। हे भगवान,
मेरे साथ ये क्या हो रहा है? पहले पति और अब पिता, दोनों ने संसार से मुंह मोड़ लिया। सुमन पर एक के बाद एक दुख के पहाड़ टूटते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह खुद को जलाकर बेटे की जिंदगी को रोशन करने का निश्चय करती है। अब तो बेटा ही बचा है, इसकी जिंदगी संवारने के लिए मैं अपनी जिंदगी को भूल जाऊंगी। यही सोचकर सुमन पिता की चाय की दुकान को खुद चलाने लगती है और कुछ साल बाद अजय स्कूल जाने लगता है। बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ा कर, तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। हाँ माँ, अगर मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तुम चाय की दुकान लगाना छोड़ दोगी ना? पर क्यों बेटा? क्योंकि तब तक तुम बहुत बूढ़ी हो जाओगी और मैं अपनी बूढ़ी माँ से काम थोड़ी ना कराऊंगा। नन्हे से बालक के मुंह से ऐसी बड़ी बात सुनकर सुमन का तो जैसे हृदय ही खिल उठता है और वह अजय को सीने से लगा लेती, ढेरों आशीष देती है और खूब लाड़ लड़ाती है। तू 100 साल जिए मेरे लाल, तेरी सारी विपदाएं मेरे सिर आ जाए। समय बीतता जाता है और अजय स्कूल से कॉलेज पढ़ने जाने लगता है, मगर अब अजय पहले जैसा नहीं रहता। उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। वह कहता है, इतनी गर्मी में भी नाना जी के टाइम का ये पंखा है, क्या घर में एक ऐसी नहीं लगवा सकती हो माँ? बेटा, हम गरीब हैं और गरीब के घर में पंखा चल जाए वही बड़ी बात है। रहने दो माँ, तुम्हारे गरीबी के बहाने सुन सुनकर ऊब चुका हूँ मैं। अजय का ऐसा बुरा व्यवहार देखकर सुमन को बहुत दुख होता है, मगर वह अपने दुख को अंदर ही पी जाती है और सोचती है, बच्चा है, गर्मी सहन नहीं होती होगी। मैंने इसकी शादी के लिए जो पैसे जोड़े हैं उनमें से एक एसी खरीद देती हूँ। अगले दिन अजय कॉलेज से घर आता है तो घर में नया एसी देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, अरे वाह, हमारे घर में एसी? मैं सपना देख रहा हूँ या किसी और के घर में आ गया हूँ? माँ। हाँ बेटा। माँ, ये एसी मैंने लगवाया है, तुमसे गर्मी सहन नहीं हो रही थी ना, इसीलिए लगवाना पड़ा। अजय के कॉलेज में भावना नाम की एक अमीर लड़की पढ़ती थी। भावना अजय को बहुत पसंद करती थी। पसंद तो अजय भी उसे बहुत करता था, मगर अपनी गरीबी के कारण बात आगे बढ़ाने से डरता था। एक दिन भावना अजय से कहती है, अजय, अगर तुम अपना घर छोड़कर मेरे घर रह सको तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। भावना, पर मैं अपनी बूढ़ी माँ को अकेली कैसे छोड़ सकता हूँ? अमीरी की ठाट बाट वाली जिंदगी चाहिए तो सोच लो, वरना मरो गरीबी में। एक दिन सुमन अपनी चाय की दुकान में ग्राहकों के लिए चाय बना रही थी कि तभी अजय के दोस्त अरुण का फोन आता है और वो पूछता है, आप अजय की माँ बोल रही हैं ना? हाँ, मैं अजय की माँ बोल रही हूँ। कहिए, क्या कहना है? आंटी, मैं अजय का दोस्त अरुण बोल रहा हूँ। अजय अचानक बेहोश हो गया है, आप जल्दी कॉलेज आ जाइए। सुमन जैसे ही यह सुनती है, सब कुछ छोड़ अजय के कॉलेज चल देती है, मगर उसके कॉलेज पहुंचने से पहले ही अजय को होश आ जाता है। माँ को देखते ही अजय का माथा ठनक जाता है और वो कहता है, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी माँ? अपना हुलिया तो देखो। बेटा, माँ का हुलिया नहीं देखा जाता, माँ की ममता देखी जाती है। अब लेक्चर मत दो, चलो घर चलते हैं। अजय की गरीब माँ का हुलिया देखकर उसके कॉलेज के कुछ दोस्त भी उस पर हंसने लगते हैं। भावना तो मजाक मजाक में हद ही कर देती है और कहती है, इससे अच्छे कपड़े तो हमारे घर की नौकरानियां भी पहनती हैं। इसकी साड़ी तो देखो कैसे जगह जगह से फटी हुई है, फिर भी बेटे के नखरे आसमान पर हैं। हाँ। यह सुनकर अजय भावना को तो कुछ नहीं बोलता, मगर घर आकर भावना का गुस्सा सुमन पर उतारने लगता है और गुस्से में कहता है, सबके सामने मेरी बेइज्जती कराकर खुशी मिली क्या? तुम कॉलेज ना जाती तो क्या मैं मर जाता? मरने की बात मत कर बेटा, माँ हूँ, इसीलिए तेरी तकलीफ देखी नहीं जाती। अगले दिन अजय को फिर से बेहोशी आती है तो सुमन उसे अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर कहता है, आप मेरे साथ आइए प्लीज, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। यह कहकर डॉक्टर सुमन को एक तरफ ले जाकर कहता है, देखिए, आपके बेटे की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अगर जल्दी ही इनकी किडनी नहीं बदली गई तो इनका मरना तय है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए। तो जितना जल्दी हो सके 2 लाख रुपए
और एक किडनी का इंतजाम कीजिए। सुमन के लिए यह उसकी ममता की परीक्षा का समय था। पैसे तो उसने अजय के लिए जमा कर रखे थे, पर किडनी कहाँ से लाती। इसीलिए खुद की किडनी देने का निश्चय करती है और कहती है, माँ हूँ, जन्म दिया है, फिरते हुए कैसे देख सकती हूँ। मैं दूंगी अपने बेटे को किडनी। अगर मर गई तो समझूंगी बेटे को दूसरा जन्म देते हुए चल बसी। ईश्वर की कृपा से अजय का ऑपरेशन ठीक से हो जाता है और सुमन भी सही सलामत बच जाती है। सुमन डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरी किडनी देने का राज ही रखना, और अजय को यह भी मत बताना कि उसे किडनी दी गई है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ऑपरेशन के बाद अजय ठीक हो जाता है और सुमन भी अपनी चाय की दुकान पर जाने लगती है। एक दिन अजय का दोस्त अरुण उसके घर आता है तो अजय उससे पूछता है, अरे अरुण, तुम कहो आज अचानक कैसे आना हुआ? अरे अजय, तुमने ज्योग्राफी के जो नोट बनाए थे वो मिल जाएंगे क्या? पर अस्पताल से लौटने के बाद कहीं दिखे नहीं। शायद माँ ने कहीं रख दिए हैं। शाम को ले जाना, तब तक मैं ढूंढ लूँगा। ओके, पर ढूंढ कर रख लेना। यह कहकर अरुण चला जाता है और अजय नोट्स ढूंढने के लिए अलमारी में इधर उधर हाथ मारने लगता है। तभी उसके हाथ प्लास्टिक का एक बैग आ जाता है। इसमें तो नहीं रख दिए माँ ने। यह देखकर अजय उस बैग में रखे कागज निकाल कर देखता है तो उसके तो पैरों के तले से जमीन ही खिसक जाती है। बैग में अस्पताल के कागज थे और अजय के किडनी ऑपरेशन की एक एक बात लिखी थी। सच सामने आते ही अजय का मन बिलख उठता है और उसकी जबान माँ और सिर्फ माँ पुकारने लगती है। माँ, 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 तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी किडनी दे दी माँ। तभी सुमन वहां आ जाती है और उसे देखते ही अजय उसके सीने से लग जाता है और कहता है, माँ, माँ, तुम बहुत महान हो माँ। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, उसके लिए मुझे माफ कर दो माँ। उस दिन के बाद अजय माँ की ममता और अपनी गरीबी दोनों को समझ जाता है। साथ ही दिखावे की दुनिया से निकलकर सादगी में रहकर दिन रात मन लगाकर पढ़ता है और एक दिन बहुत बड़ा सरकारी अफसर बनता है। उसकी इस सफलता से भावना को भी अक्ल आ जाती है। वह अजय और उसकी माँ दोनों से माफी मांग लेती है और फिर अजय भावना से शादी करने को राजी हो जाता है।